हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सॉल्व कर रहे थे राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री का जो प्रश्न बैंक है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। और यदि आपने वीडियो नंबर 1 देखा हो इसका, तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे? 30 तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी अभिक्रिया में एक अभिकारक है, ये अभिक्रिया लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिएगा। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक है, उसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिया तो अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। अभिकारक की सांद्रता को कितने गुना किया? 2 गुना। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो कितने गुना हो गया? 8 गुना। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये 2 8 के बराबर कब होगा? जब 2 की पावर कितनी होगी? 3। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 3। अगर मान लो ये कहता कि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाए, तो बताओ 2 4 के बराबर कब होगा? जब पावर कितनी हो? 2। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है, तो कोटि कितनी होगी? तो आपको 2 लिख लेना है, बराबर करके 8 लिखना है। फिर ये सोचना है कि 2 की कितनी पावर लगाऊं कि 8 आ जाए। तो 2 की पावर 3 होती है तो 8 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि होती है ना? ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। रेडियो एक्टिव विघटन की जो अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की होती है। कौन सी कोटि की होती है? प्रथम कोटि की। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है जो T½ यानी अर्धआयुकाल और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य खींचा गया है। और ये कह रहा है आलेख किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इधर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक इसके समानांतर रेखा दी हुई है। इसका मतलब अर्धआयुकाल परिवर्तित नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। सर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, तो अर्धआयुकाल की जो रेखा है, जो ग्राफ है, वो एकदम समानांतर है प्रारंभिक सांद्रता के। इसका मतलब वो अपरिवर्तित है। अगर ग्राफ ऐसा मिलता, इसका मतलब हम कहते हैं कि अर्धआयुकाल बढ़ रहा है ना? तो बताओ अभिक्रिया कोटि क्या होगी? तो याद करो ऐसा कोई सूत्र जिसमें अर्धआयुकाल का ऐसा सूत्र जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं आती, तो वो कौन सा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धआयुकाल का सूत्र होता है उसमें सांद्रता नहीं आती है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धआयु निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया कारकों की सांद्रता पर, ऑप्शन नंबर 2 उत्पाद की सांद्रता पर, ऑप्शन नंबर 3 वेग स्थिरांक पर, ऑप्शन नंबर 4 उत्प्रेरक पर। तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, अर्धआयुकाल का सूत्र होता है 0.693/K। इसका मतलब अर्धआयुकाल किस पर निर्भर करता है? K पर। और K क्या होता है? वेग स्थिरांक। तो आंसर हो जाएगा से। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। निम्न में से धनावेशित कोलाइडी सॉल है। तो देखो, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और धातु सल्फाइड जो होते हैं वो ऋणावेशित सॉल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? FeOH3। क्या हो जाएगा आंसर? धातु हाइड्रोक्साइड कैसे सॉल होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था सरफेस केमिस्ट्री में। FeOH3 धातु हाइड्रोक्साइड है और एक धनावेशित सॉल है। सिल्वर सॉल में उपस्थित सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻⁻5 होने पर सॉल का रंग कैसा होगा?
पहला ऑप्शन दे रखा है आपको लाल नारंगी, दूसरा दे रखा है हरा, तीसरा दे रखा है बैंगनी पीला और चौथा दे रखा है पीला नारंगी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, जब कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ हो तब तो रंग होता है पीला नारंगी, और 9 × 10⁻⁵ हो तो रंग होता है लाल नारंगी। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पीला नारंगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, साबुन के लिए CMC का मान बताइए। CMC मतलब क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होता है? वह सांद्रता जिस पर साबुन मिसेल का निर्माण करती है। साबुन किसका निर्माण करती है? मिसेल का। और उस सांद्रता का मान होता है 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्सियस पर्पल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद कर लेना। ये 37वां भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है। कोसियस पर्पल होता है। तो देखो Au का जो कोलाइड होता है ना, वो होता है कोसियस पर्पल। याद रखना है आपको, गोल्ड के कोलाइड को क्या कहा जाता है? कोसियस पर्पल कहा जाता है। और Ag का जो कोलाइड होता है उसको आर्जिरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्जिरोल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Au। क्वेश्चन नंबर 39, भौतिक अधिशोषण का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें बहुआण्विक परत बनती है। तो बिल्कुल बहुआण्विक परत बनती है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। बिल्कुल यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। और चौथा ये द है, यहाँ पर द दे रखा है, वांडर वाल बल होते हैं। तो बिल्कुल वांडर वाल बल होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका स। ठीक है, तो 39वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? स होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? आंसर होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन। क्या आंसर हो जाएगा? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। याद कर लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंध बनने के लिए आवश्यक शर्त बताई थी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसमें बन जाएगा हाइड्रोजन बंध, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका HCl, है ना। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो उसके लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होने पर हाइड्रोजन बंध का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आयनन विभव या आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनन विभव होगा फोस्फोरस का। किसका होगा? फोस्फोरस का। हम जानते हैं आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये देखो वर्ग नंबर 15 का तत्व और वर्ग 15 के तत्वों का जो विन्यास होता है वो अर्धपूरित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फोस्फोरस। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फोस्फोरस। तो इधर से इधर जाते हैं तो आयनन विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बताओ फोस्फोरस वर्ग 15 में सबसे, इन चारों में सबसे लास्ट में आ रहा है ना फोस्फोरस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोस्फोरस हो जाएगा। ये मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फोस्फोरस। सोडियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका होता है 3s1। क्या होता है? 3s1। मैं लिखता हूँ, देखो इसको। इसका होता है 3s1, इसका होता है 3s2, इसका होता है 3s2 3p1, इसका होता है 3s2 3p2 और इसका होता है 3s2 3p3। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फोस्फोरस में सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा? फोस्फोरस का होगा। मैग्नीशियम का जो आयनन विभव होगा वो एल्युमिनियम से क्या होगा? ज़्यादा। तो इनका क्रम होता है सबसे कम सोडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फिर कौन होगा? फोस्फोरस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब।
HCF4 का आकार है, तो पहले आप इसका संकरण निकालिएगा। तो N इजिकल टू होता है 8 तो हो गया जिनोन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस 4 हो गए एकल संयोजी परमाणु बटा 2 बराबर कितना आ गया 6, यानी संकरण हो गया sp3d2। अब बताओ sp3d2 यदि संकरण आ गया तो मूल आकृति कैसी होगी, अष्टफल की है। तो यहाँ पे जिनोन और ये अपन ने अष्टफलक आकृति बना दी। अब अपने पास फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएंगे लोन पे, और आकृति का नाम हो जाएगा वर्गाकार समतल। वर्गाकार समतल, तो आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हास्य गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, हास्य गैस। ये कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन गैस होती है। कैसी गैस होती है, उदासीन, तो आंसर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपधातु है, तो देखो सल्फर, एंटीमनी, फॉस्फोरस और बोरोन। तो एंटीमनी एक क्या होती है, उपधातु होती है, याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ब। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है, तो सबसे ज़्यादा गैस होती है आर्गन, है ना। अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, आर्गन। देखो सबसे ज़्यादा होती है, वैसे अगर बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कौन है, CO2, है ना। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.09% और ये होती है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 47, H3PO3 है, तो बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि H3PO3 जो होता है उसकी क्षारकता होती है 2। H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है, 2। इसका मतलब यह है एक द्विभाषमिक अम्ल है, लेकिन ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। यदि आप केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है इसकी क्षारकता 2 होती है, क्योंकि इसकी संरचना ऐसी होती है। देखो ये 2 ही प्रोटॉन त्याग सकता है, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2, यानी द्विभाषमिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 48, SO2 में सल्फर परमाणु का संकरण है, तो संकरण निकालते हैं। देखो संकरण निकालने के लिए N का मान निकालेंगे। सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है, इसलिए हम ऑक्सीजन को शामिल नहीं करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर, तो 6/2 का मान कितना हो गया, 3। इसका मतलब संकरण क्या हो गया, sp2। आंसर क्या हो जाएगा, sp2। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है। किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है, तो X परमाणु का सम्मरण नहीं है, ये क्रमांक होना चाहिए यहाँ पर। X परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था आपको दे रखी है +3, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। 3d4 है, अब ये कह रहा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो इसमें 3 जोड़ो, तो एक तो जुड़ेगा D में, है ना, एक तो किस में जुड़ जाएगा, D में, और 2 किस में जुड़ेंगे, S में, तो 3d5 4s2 हो जाएगा, और 3d5 4s2 और एक आगे अक्रिय गैस कौन सी होती है, आर्गन, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और 7 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 25, तो आंसर हो जाएगा 25। समझ में आ गई मेरी बात आपको भी। 3d4 दे रखा है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कह रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो एक ही जुड़ेगा D में, तो और 2 किस में जुड़ेंगे, S में, तो 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, मैग्नीज का होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से रूबी कॉपर है, तो Cu2O, कॉपर का एक ही यौगिक इसमें दे रखा है, रूबी कॉपर का सूत्र होगा Cu2O।
फिर है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा समूह सिक्का धातु है, कॉइन मेटल। तो याद कर लीजिएगा, कॉपर, Ag और Au जो होती है वो सिक्का धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सिक्का धातुएं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल 4 संक्रमण श्रेणियां होती है। कितनी होती है? 4। हम बात करते हैं एक एक तत्व की। आयरन प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है, वेनेडियम भी आता है, कॉपर भी आता है। Ag जो होता है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। Ag जो है वो कॉपर के नीचे आता है। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरी संक्रमण श्रेणी, Ag दूसरी संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो आंसर हो जाएगा Ag। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है। तो अनुचुंबकीय आयन वो होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो पहला दे रखा है जिंक +2। तो जिंक +2 का विन्यास होगा 3d10, क्योंकि जिंक का होता है 3d10। 4 जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d10 4s2। तो जिंक +2 का हो जाएगा 3d10। तो बताओ इसमें क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। इसका मतलब जिंक +2 क्या है? प्रतिचुंबकीय। दूसरा दे रखा है कैल्शियम +। ये गलत है, कॉपर प्लस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉपर प्लस है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। तो कॉपर प्लस का हो जाएगा 3d10। तो इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। तीसरा दे रखा है निकल +2। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8 4s2। तो निकल +2 का हो जाएगा 3d8। 8 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए? 2। तो निकल +2 अनुचुंबकीय हो गया। Ag+ को और चेक कर लेते हैं। Ag का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कॉपर के नीचे आता है। तो 4d10 5s1। तो Ag+ है तो S का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो d10 विन्यास हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो आंसर हो जाएगा C। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है, पहला NS इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे रखा है NS N-1d इलेक्ट्रॉन, तीसरा दे रखा है N+1d इलेक्ट्रॉन और चौथा दे रखा है N-1d इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है NS N-1d इलेक्ट्रॉन। इसका क्या होगा आंसर? आंसर नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 55, Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6 4s2। Fe+3 का होगा 3d5 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे S से, पहले S से निकालते हैं फिर D से निकालते हैं। तो 3d5 आ गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 भरो आप एक बार, 1 2 3 4 5, है ना। तो बताओ 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। लैंथेनाइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये PM होता है ना। प्राइम मिनिस्टर याद कर लो, ट्रिक है, प्राइम मिनिस्टर, है ना। PM प्रोमीथियम नाम होता है इसका। लैंथेनाइड श्रेणी में एक ही तत्व ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? PM। दुर्लभ मृदा तत्व है। तो दुर्लभ मृदा तत्व A ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। और A ब्लॉक के तत्व इसमें कौन से हैं? पहला तो दे रखा है क्षारीय मृदा तत्व। ये तो वर्ग नंबर 2 के तत्व होते हैं। क्षारीय तत्व वर्ग 1 के होते हैं। संक्रमण तत्व D ब्लॉक के होते हैं। तो बचे कौन से? अंतर संक्रमण A ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं।
लैंथेनाइड संकुचन के कारण पश्च लैंथेनाइडों में आयनन ऊर्जा अधिक होती है, घनत्व उच्च होता है, आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। उपयुक्त सभी, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। लैंथेनाइड संकोचन के कारण जो बाद वाले लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, पढ़ रखा है अपन ने। घनत्व क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणुविक त्रिज्या में कमी आती है, परंतु अपवाद है। तो आंसर होगा EU व YB, है ना, ये आपको याद रखना है। EU व YB इसका क्या होगा? आंसर। निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन पूछा है, तो देखो कॉपर प्लस की बात करें तो रंगहीन आयन के लिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? युग्मित होने चाहिए, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या होते हैं तो वो रंगीन होता है। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है पहले। तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने आपको बताया 3D10 होता है, ठीक है। वैसे 3D10 4s1 होता है कॉपर का, तो एक निकाल दिया है इससे। कॉपर प्लस 2 का हो जाएगा 3D9। Fe+3, Fe+3 का अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताया था, 3D5 होता है। और रीनियम, रीनियम कहाँ आता है? मैग्नीज के नीचे आता है। टेक्नीशियम और टेक्नीशियम के नीचे रीनियम होता है, तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। रीनियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे 3 4 5 5D5। तो मुझे बताओ किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? कॉपर प्लस में नहीं है क्योंकि D10 विन्यास है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस। निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट लिगेंड बनाएगा? तो एसीटेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड है, ऑक्जेलेट बाइडेंटेट होता है यानी द्विदंतुक लिगेंड होता है। और किलेट लिगेंड क्या होते हैं? किलेट लिगेंड क्या होते हैं? जब कोई द्विदंतुक या कोई बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अपने 2 या अधिक दाता परमाणु का उपयोग करके एक वलय का निर्माण करता है, तो इसे किलेट वलय कहते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड। और किलेट लिगेंड के लिए द्विदंतुक, त्रिदंतुक या चतुर्दंतुक या पंचदंतुक या षडदंतुक लिगेंड होना चाहिए। तो एसीटेट तो एकल दंतुक है, साइनाइड एकल दंतुक है, अमोनिया एकल दंतुक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट के यौगिक में लिगेंड होते हैं। तो हाइड्रो आ रहा है देखो, और हाइड्रो क्या होता है? H- होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, NiCO2 संकुल में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो पहली बात तो ये संकुल यौगिक का सूत्र ही गलत दे रखा है इसके अंदर। NiCO4 होता है ना। और NiCO4 जितने भी धातु कार्बोनिल होते हैं उनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है। धातु कार्बोनिल जैसे आपसे पूछ ले Mn2CO10 या आपसे पूछ ले FeCO5, CrCO6, इन सब में क्या होता है? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है क्योंकि CO एक उदासीन लिगेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, निम्न में से कौन वर्गाकार समतलीय संरचना में है? NiCl4 संकरण होता है sp3, चतुष्फल की संरचना होती है। NiCO4 संकरण होता है sp3, चतुष्फल की संरचना होती है। MnBr4-2 संकरण sp3, इसका भी, और संरचना कैसी होगी? चतुष्फल की है। NiCN4 जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है। आंसर इसका C होगा। आंसर क्या होगा? C। देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ, आप इसको एक एक को चेक कीजिएगा VBT के आधार पर, है ना। मैंने आपको पढ़ा रखा है NiCN4-2 की संरचना कैसी होगी? समतलीय, वर्ग समतलीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक एक को चेक करते हैं। देखो NiCO4 की बात करें तो इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? निकल की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। विन्यास होगा 3D8 4s2। तो आप ये तो 3D हो गया आपका, ये 4s हो गया। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, ठीक है। और S में कितने हो गए? 2। अब चूँकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो बताओ सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, तो इसका मतलब NiCO4 तो क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है CONH3 6+3, CONH3 6+3, तो इसमें कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास होगा 3D6 4S2। और अमोनिया एक प्रबल लिगेंड है, तो अमोनिया प्रबल लिगेंड होगा, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पहले अपन ने 3D6 हो गया, ये 4S हो गया। अब अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? युग्मन करेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो अपने पास 6 तो ये रहे, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉनों को हम पढ़ देंगे। तो एक बार इनको मैं हटा देता हूँ, ये 4S हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, संकरण क्या हो जाएगा? DsP, सॉरी वापस से करते हैं, देखो एक बार। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D7 4S2, तो कोबाल्ट +3 का हो जाएगा 3D6 4S0। 3D6 4S0 होगा ना, अपन वो गलत कर रहे थे, S में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं ना, सॉरी। अब सही होगा, देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, तो संकरण क्या हो गया? D2sp3। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो NiCN4-2, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D8 4S2 और ये निकल +2 है इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था, तो 3D8 हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भरो और लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, संकरण हो जाएगा DsP2 और ये भी प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बचा कौन सा? NiCl4-2, इसको आप निकालिएगा। देखो निकल +2 है इसके अंदर, तो 3D8 4S0, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दुर्बल लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी दुर्बल है तो युग्मन थोड़ी होगा, युग्मन कर दिया मैंने गलती से, सॉरी। 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2, तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा और 2 पॉइंट कुछ इसका क्या हो जाएगा? अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिगेंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का बढ़ता क्रम लिखिए। निम्नलिखित लिगेंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का बढ़ता क्रम लिखिए। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी याद करवाई थी और कहा था कि लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनने वाली श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में क्या होता है? सबसे दुर्बलतम लिगेंड होता है I-, फिर होता है Br-, फिर होता है SCN-, थायोसाइनेटो, फिर होता है Cl-, फिर होता है S-2, फिर होता है F-, फिर होता है OH-, फिर होता है C2O4-2, फिर होता है H2O, फिर होता है NCS-, फिर होता है EDTA-4, फिर होता है NH3, फिर होता है EN, फिर होता है NO2-, फिर होता है CN-, और फिर होता है CO। और याद करने की मैंने ट्रिक भी इसको आपको बताई थी। एक बार सचिन, देखो एक पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। एक बार सचिन क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार और
ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। नाश्ता उड़ता हुआ अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया, है ना, यही बताई थी। तो देखो इसमें I माइनस, BR माइनस, SCN माइनस, CL माइनस, ये श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें से कोई भी 4 लिगेंड उठा के दे सकता है वो आपको। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको याद करना है। ट्रिक मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखी है, एक बार वापस बता देता हूँ। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार। नाश्ता उड़ता हुआ अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया। तो इस आधार पे आप इसका जब आंसर निकालोगे तो देखो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो Cl माइनस आगे दे रखा है H2O के। दूसरे ऑप्शन में भी Cl माइनस को H2O के आगे दे रखा है, जबकि जो हैलोजेंस होते हैं वो H2O से पहले आते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो F माइनस Cn माइनस OH माइनस Cl माइनस H2O, और चौथा ऑप्शन दे रखा है Cl माइनस F माइनस OH माइनस H2O और Cn माइनस। अब इसमें आंसर कौन सा होता है उसको अपन पहचानते हैं। देखो पहले ऑप्शन में गड़बड़ क्या है कि Cl माइनस F माइनस को H2O से आगे दे दिया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, इसको तो काट दो चाहे आप। दूसरा ऑप्शन है Cl माइनस को H2O से आगे दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि Cl माइनस तो H2O से वीक होता है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है F माइनस Cn माइनस OH माइनस Cl माइनस H2O, इसमें भी गड़बड़ी लग रहा है मुझे। Cn माइनस को F माइनस से आगे दे रखा है, जबकि Cn माइनस से को F माइनस, ये तो सही है। Cn माइनस से OH माइनस आगे है, OH माइनस तो आगे हो ही नहीं सकता, तो तीसरा भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है Cl माइनस से ज़्यादा F माइनस। Cl माइनस से F माइनस ज़्यादा नहीं होता, सॉरी Cl माइनस से F माइनस सही है, ज़्यादा होगा। Cl माइनस से F माइनस ज़्यादा होगा, F माइनस से ज़्यादा OH माइनस ज़्यादा होगा, OH माइनस से ज़्यादा H2O, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? D। तो एक बार मैं वापस आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। देखो ये देखो Cl माइनस आ गया, क्लास आ गई, क्लास से फरार, तो से तो इसमें है नहीं, तो सीधा फरार आ गया। फिर और ये हो गया, और ये हो गया पानी, ये क्या हो गया? पानी, और अपना Cn हो गया कनाडा। तो ये अपना सही बैठ रहा है आंसर, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। याद कर लोगे? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, NiCO4 की संरचना होती है। तो NiCO4 की संरचना याद कर लेना, चतुष्फल की होती है, संकरण होता है sp3। निम्न में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है? तो देखो बाह्य कक्षक संकुल होता है, एक अंतः कक्षक संकुल होता है। यदि 3D कक्षक काम में आए संकरण में, तब तो होता है वो अंतः कक्षक संकुल, और बाहर वाला आए D तो उसे कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। अंदर वाला D काम में आए तो देखो sp3d2 होता है इसका संकरण। NiNH3 +3 नहीं है, ये +2 होना चाहिए, यहाँ पे गलत दे रखा है, +2 है, तो ये इसका संकरण हो जाएगा sp3d2। तो ये बाह्य कक्षक संकुल हो गया। ZnNH3 ये अंतः कक्षक संकुल है, ये भी अंतः कक्षक संकुल है, D2sp3 होता है, इसका भी D2sp3 होता है, और इसका भी D2sp3 होता है। तो आंसर हो जाएगा 69 का 1। CrH2O4Cl2 में Cr का ऑक्सीकरणांक है 69। समझ में आ गया आपके? 70 देखिएगा, CrH2O4Cl2 में Cr का ऑक्सीकरणांक तो x + 0 - 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? +2, तो आंसर हो जाएगा D। निम्न में से सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? तो क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, अणुभार जिसका सबसे ज़्यादा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा द। यहाँ से 10वें पार्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे ज़्यादा अणु भार आयोडीन वाले का होगा, तो आंसर हो जाएगा द। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या बनता है? तो SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में बनता है कार्बोधनाइन। क्या बनता है? कार्बोधनाइन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाने पर, 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH Cl और CH3। एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी और सेजेफ का नियम लगेगा। तो आपको देखो ये कार्बन अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है Cl, और अधिक प्रतिस्थापित एल्किन बनानी है ना। सेजेफ का नियम क्या होता है? यदि किसी एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया से 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनती है जो अधिक प्रतिस्थापी होती है। तो 2 ब्यूटीन आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 2 ब्यूटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SN1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? तो SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन जिसका सबसे ज़्यादा स्थायी होगा उसका हैलाइड उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो देखो इसका तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है एल्किल, ये बेंजीन कार्बोकैटायन बनेगा। ये देखो ये आंसर हो जाएगा इसका C, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ना इसका बेंजील क्लोराइड है, ये इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनुनाद से क्या होगा? स्थायी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्लोरोबेंजीन दे रखी है Na और ड्राई ईथर, फिटिक अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? फिटिक। क्या बनेगा? बाईफेनिल बनेगा। याद करवा रखी है मैंने आपको, ये Cl और ये Cl, तो ये दोनों Cl तो निकल जाएंगे, 2 Na के साथ क्रिया करके 2 NaCl के रूप में आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? बाईफेनिल। एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है, तो एल्किल फ्लोराइड स्वार्ट्ज अभिक्रिया से बनाया जाता है। कौन सी अभिक्रिया से बनाया जाता है? स्वार्ट्ज से। और एल्किल आयोडाइड पूछे तो फिंकेस्टाइन से बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है, के प्रति ज़्यादा क्रियाशील है SN2 के प्रति? तो SN2 के प्रति सुपर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? C2H5Br + KCN, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। किसका है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर क्या बनेगा? तो फिनोल की अभिक्रिया जब आप ब्रोमीन जल के साथ करवाते हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ब्रोमीन जल दे रखा है और इसके स्थान पे अगर कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 दिया हुआ रहता तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, और ये परीक्षण कौन सा है? लुकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? लुकास परीक्षण। ये इसका हिंदी वर्जन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 81, अब इंग्लिश में भी आने लगे, पहले नहीं आ रहे थे ना। अच्छा, इंग्लिश में आने लगे पे क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, C2H5OH, ऑर्थोक्रिसोल, ऑल ऑफ दीज। फिनॉल किससे कम अम्लीय है? तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो ये होता है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, C2H5OH हो गया, ऑर्थोक्रिसोल होता है OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3। अब ये कह रहा है फिनॉल किससे कम क्रियाशील है? तो देखो हम बात करें पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं अपन, पैरा ऑर्थो मेटा और हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से तो कम एसिडिक है, सही बात है। तो एक तो आंसर हो जाएगा ए। फिर C2H5OH, और अगर फिनॉल की तुलना करें तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? C2H5OH से,
क्योंकि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो अन्नाज से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी। तो फिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन, तो एथेनॉल से तो कम एसिडिक है नहीं। तीसरा दे रखा है ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल से भी फिनॉल क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ऑर्थोक्रिसोल में CH3 लगा होता है। CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑर्थोक्रिसोल का जो संयुग्मिक क्षार है वो कम स्थायी हो जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो क्या है, NO2 का -I प्रभाव है और -M प्रभाव है, और -I -M के कारण अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ऑर्थोक्रिसोल में CH3 लगा होता है, CH3 का होता है +I प्रभाव, है ना, और +H प्रभाव होता है, जिसके कारण से अम्लीय प्रवृत्ति में कमी आती है। तो ऑर्थोक्रिसोल कम है किससे, फिनॉल से। और C2H5OH की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से कम होती है, क्योंकि इसका जो संयुग्मिक क्षार होता है वो अन्नाज से स्थायी नहीं होता, जबकि फिनॉल का संयुग्मिक क्षार अन्नाज से क्या होता है, स्थायी। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद X होगा। C2H5OH सांद्र H2SO4 आपको दे रखा है और इसमें टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो देखो ये अभिक्रिया एक तो 413 केल्विन पर होती है और एक 443 केल्विन पर होती है। 413 केल्विन पर तो डाई एथिल ईथर बनता है और 443 केल्विन पर एथीन बनती है। 443 केल्विन पर क्या बनती है, एथीन। तो एथीन भी इसका आंसर हो सकता है, डाई एथिल ईथर भी हो सकता है। अब टेम्परेचर इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है ना, टेम्परेचर आपको दे नहीं रखा है। तो जब टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो आपको डाई एथिल ईथर नहीं बनाना, एथीन बना देना है ना। वैसे टेम्परेचर दिया हुआ आएगा, नहीं दे रखा हो तो आपको एथीन बना देना। तो आंसर ए इसका होगा यहाँ पर। हालांकि मैं टेम्परेचर नहीं दे रखा तो ये क्वेश्चन गलत मानता हूँ, फिर भी अगर आपको एक चुनना हो तो एथीन चुनेंगे। फिर है एलिल एल्कोहल का सही IUPAC नाम है। तो एलिल एल्कोहल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो प्रोपीन देखो 1 2 3 prop 2 in 1 ऑल, क्या नाम हो जाएगा, prop 2 in 1 ऑल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल के एस्टरीकरण का सही क्रम क्या होगा। तो देखो एस्टरीकरण के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से तो OH और यहाँ से H निकलता है, इसका मतलब एस्टरीकरण में एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसके प्रति क्रियाशीलता क्रम मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो क्रियाशीलता होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए, 85 तक करवा दिए। चलिएगा, आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, यहाँ तक ही करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम 86 से शुरू करेंगे, है ना। कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है इनको सबको। ये 100 है। चलो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको अपन अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, और जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आप एक बार यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।